नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम 24 आवर्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ पूनम जनाई। शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबरों के साथ। महाराष्ट्र की उद्धव सरकार और राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी में फिर बढ़ी तल्खियां। शिवसेना ने मुखपत्र सामना में किया कटाक्ष, कहा गवर्नर महाराष्ट्र में चला रहे हैं समांतर सत्ता। येदियुरप्पा की सरकार पर मंडरा सकते हैं काले बादल, कांग्रेस नेता सिद्धरामैया का दावा। बीजेपी विधायकों में है संतोष की भावना, बीजेपी ने कांग्रेस के दावे को बताया गलत। दिल्ली हरियाणा सीमा पर सख्ती को लेकर हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का बड़ा बयान, कहा दिल्ली आने जाने के कारण हालात हुए खराब, सीमा पर जरूरी है सख्ती। हफ्ते के चौथे कारोबारी दिन गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स करीब 129 अंक की गिरावट के साथ 33,981 के स्तर पर हुआ बंद। निफ्टी 32 अंक की गिरावट के साथ 10,029 अंक के स्तर पर हुआ बंद। पूर्व भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह की बड़ी मुश्किलें, युवी के खिलाफ शिकायत की गई दर्ज। युजवेंद्र चहल पर की थी अनर्गल टिप्पणी। भारत की बेपटरी हो चुकी अर्थव्यवस्था को कैसे पटरी पर वापस लाया जाए, इसे लेकर सरकार के पास क्या प्लान है, इसका कोई अंदाजा नहीं है। लेकिन विपक्ष मौजूदा मुसीबत से उबरने और आर्थिक हालात को ठीक करने को लेकर लगातार विशेषज्ञों से राय मशविरा कर रहा है। इसी कड़ी में आज कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने जाने माने उद्योगपति और बजाज ऑटो के एमडी राजीव बजाज से खास बातचीत की। इस दौरान राहुल गांधी ने तो सरकार के फैसलों में कमियां बताई ही, साथ ही राजीव बजाज ने भी मौजूदा मुसीबत से निपटने के लिए भारत के उठाए कदमों की तीखी आलोचना की है। बजाज ने भारत में लागू हुई पूर्णबंदी पर कहा, उन्होंने दुनिया के किसी भी देश में इस तरह के लॉकडाउन के बारे में नहीं सुना। राजीव बजाज ने कहा, स्वास्थ्य मुसीबत से निपटने के लिए भारत ने पूरब के बजाय पश्चिमी देशों की ओर देखा, जबकि उनकी भौगोलिक स्थिति, जन्मजात प्रतिरोधक क्षमता, तापमान वगैरह बिल्कुल अलग है। भारत ने पश्चिम की नकल की। हमने सख्त लॉकडाउन को लागू करने की कोशिश की, लेकिन उसे सही से लागू नहीं कर पाए। इसने अर्थव्यवस्था को खत्म कर दिया। स्वास्थ्य मुसीबत के कर्व के बजाय जीडीपी के कर्व को फ्लैट कर दिया। वहीं मोदी सरकार के 20 लाख करोड़ के भारी भरकम पैकेज पर भी बजाज ने सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि दुनिया में सरकारों ने मुसीबत से निपटने के लिए जितने पैकेज का ऐलान किया, उसका 2/3 सीधे संगठनों और लोगों तक पहुंचा। भारत में सिर्फ 10% तक ही लोगों तक पहुंचा। आखिर लोगों को डायरेक्ट पैसे क्यों नहीं दिए गए? उन्होंने कहा, देश की इकोनॉमी चौपट हो गई है, लेकिन लोग कहने से डरते हैं। वहीं राजीव बजाज से बातचीत के दौरान राहुल गांधी ने पूर्णबंदी पर अपने पुराने रुख को दोहराते हुए मोदी सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा, ये लॉकडाउन फेल है क्योंकि ये दुनिया का इकलौता लॉकडाउन है जिसमें केस बढ़ रहे हैं। दरअसल भारत ने 2 महीने के लिए पॉज बटन दबाया था, लेकिन अब फिर पहले दिन वाली स्थिति पर पहुंच रहा है। आपको बता दें, इससे पहले भी राहुल गांधी कई एक्सपर्ट से देश के आर्थिक हालात पर चर्चा कर चुके हैं, साथ ही सरकार को भी कई सुझाव दे चुके हैं, मगर सरकार शायद किसी सुझाव को सुनने के मूड में नहीं है। यही कारण है कि विपक्ष के तेवर और भी तल्ख होते जा रहे हैं। देश में भले ही सरकार ने लॉकडाउन के चौथे चरण के बाद देश को अनलॉक करने की तरफ कदम बढ़ा दिए हों, लेकिन कई राज्यों की सीमाएं हैं कि अब तक अनलॉक नहीं हुई हैं। सीमाएं सील होने की वजह से लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, खासकर दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लोगों को, जिसके चलते आज सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर अहम फैसला सुनाया है। दरअसल लोगों की दिक्कत को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने एनसीआर क्षेत्र के लिए कॉमन पास बनाने का निर्देश दिया है। एनसीआर के लोगों की समस्याओं को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, एनसीआर क्षेत्र में आवाजाही के लिए कॉमन पोर्टल बनाया जाए। कोर्ट ने कहा, दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के एनसीआर क्षेत्र में आवागमन के लिए एक सुसंगत नीति होनी चाहिए। सभी राज्य इसके लिए एक समान नीति तैयार करें। 1 हफ्ते के भीतर ये एक नीति तैयार हो। इसके लिए तीनों राज्यों की बैठक कराई जाए, जिससे एक ही पास से पूरे एनसीआर में आवाजाही हो सके। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान हरियाणा ने कहा, हमने सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, वर्तमान हालात में एक नीति, एक रास्ता और एक पोर्टल बनाया जाए। वहीं केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, वो इसके लिए केंद्र सरकार से निर्देश लेंगे ताकि एक समान नीति हो और लोगों को परेशानी न हो। ऐसे में अब कोर्ट के आदेश को कब तक अमल में लाया जाता है और लोगों की मुश्किलें कब तक आसान होती हैं, ये देखना होगा। गुजरात में राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस खेमे पर मंडराते बादल छटने का नाम नहीं ले रहे हैं।
5 विधायक पहले ही पार्टी से किनारा कर चुके थे और अब 2 और विधायकों के चले जाने और एक अन्य विधायक के भी पार्टी छोड़ने की संभावना के बाद कांग्रेस के लिए राज्यसभा की 2 सीटें जीतना मुश्किल नजर आ रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक करजन सीट के विधायक अक्षय पटेल पार्टी को अलविदा कह चुके हैं। कपराड़ा से विधायक जीतू चौधरी भी पार्टी के साथ संपर्क में नहीं है, जिसके बाद कांग्रेस ये मानकर चल रही है कि जीतू चौधरी भी पार्टी से किनारा कर चुके हैं और अब एक और विधायक के भी पार्टी छोड़कर जाने की आशंका जताई जा रही है। अगर गुजरात में राज्यसभा चुनाव को लेकर बन रहे समीकरणों पर नजर डालें तो गुजरात में राज्यसभा की 4 सीटों पर चुनाव होना है। गुजरात विधानसभा में बीजेपी के 103 विधायक हैं। कांग्रेस के 68 में से 2 विधायकों के किनारा करने के बाद विधायकों की संख्या 66 रह गई है। इसके अलावा बीटीपी के 2, एनसीपी के 1 और एक निर्दलीय विधायक शामिल हैं। ऐसे में एक सीट जीतने के लिए उम्मीदवार को 34.6 यानी 35 वोटों की जरूरत पड़ेगी। अब तक कांग्रेस बीटीपी के 2 और एक निर्दलीय को मिलाकर अपनी संख्या 71 के रूप में देख रही थी, लेकिन 2 विधायकों के चले जाने के बाद पार्टी को केवल 69 विधायकों का समर्थन मिलता दिख रहा है। साफ है कांग्रेस को एक और विधायक के समर्थन की दरकार है, लेकिन इस बीच संभावना तो कांग्रेस के एक और विधायक की पार्टी छोड़ने की बन रही है। लिहाजा बीजेपी के गुजरात राज्यसभा चुनाव में 3 उम्मीदवार उतारने की रणनीति सफल होती दिख रही है। बता दें, गुजरात की 4 सीटों पर बीजेपी ने अभय भारद्वाज, रामला बारा और नरहरि अमीन को उम्मीदवार बनाया है, जबकि कांग्रेस से वरिष्ठ नेता शक्ति सिंह गोहिल और भरत सिंह सोलंकी उम्मीदवार हैं। मध्य प्रदेश में सियासी दांवपेच के जरिए बीजेपी ने सत्ता तो हासिल कर ली, लेकिन सत्ता के सिंहासन पर बीजेपी कब तक काबिज रहती है, इसका फैसला आने वाले उपचुनाव करेंगे। उपचुनाव में जीत का परचम लहराने के लिए शिवराज रणनीति तैयार करने में जुटे हैं। उनकी इस रणनीति का हिस्सा है मंत्रिमंडल का विस्तार। जी हां, शिवराज सिंह चौहान उपचुनाव से पहले मंत्रिमंडल विस्तार करना चाहते हैं, मगर कैबिनेट का विस्तार टलते ही जा रहा है। अब एक बार फिर शिवराज सिंह चौहान ने कहा है, स्वास्थ्य मुसीबत से उबरने के बाद कैबिनेट का विस्तार करेंगे। इससे साफ है कैबिनेट का विस्तार अभी नहीं होने वाला है। इसी बीच अपने लोग ही अब इशारों में सरकार पर दबाव बना रहे हैं और शिवराज के सामने सबसे बड़ी चुनौती भी इन्हीं लोगों को साधने की है। कैबिनेट विस्तार की आहट के साथ ही भोपाल में बीजेपी के दिग्गज नेताओं का जमावड़ा लगने लगता है। हाल ही में प्रदेश बीजेपी के कद्दावर नेता पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव, विजय शाह और गौरीशंकर बिसेन ने भार्गव के बंगले पर घंटों मंत्रणा की थी और उसके बाद सीएम शिवराज से मिलकर घंटों चर्चा की। ये तीनों ही दिग्गज मंत्री पद के दावेदार हैं। वहीं शिवराज सरकार के गठन के बाद से ही राजेंद्र शुक्ला भोपाल के चक्कर काट रहे हैं। मंत्री बनने के लिए वो लगातार भोपाल आ रहे हैं। दूसरी तरफ पूर्व मंत्री सुरेंद्र पटवा ने मंत्रिमंडल में जगह के लिए परफॉर्मेंस का राग छेड़ा है। पटवा को लगता है सिंधिया समर्थकों के चक्कर में कहीं उनका पत्ता न कट जाए। जाहिर है इस बार दावेदारों की संख्या बढ़ गई है। ऐसे में बिना फील्डिंग किए शायद मंत्रिमंडल में जगह मिलना मुश्किल है। इसीलिए सभी दिग्गज फील्डिंग के जरिए इस तरीके से प्रेशर पॉलिटिक्स करने में जुटे हैं। हालांकि किसकी रणनीति काम आती है और शिवराज किसे अपनी टीम में जगह देते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन उपचुनाव के मद्देनजर सिंधिया समर्थकों को साधना भी शिवराज के लिए किसी परीक्षा से कम नहीं होगा। विश्व साइकिल दिवस के दिन साइकिल कंपनी एटलस की गाजियाबाद फैक्ट्री पर ताला लगा तो हजारों कर्मचारी एक ही पल में बेरोजगार हो गए। कंपनी ने आर्थिक हालात का हवाला देकर हाथ खड़े कर दिए हैं और इसमें काम करने वाले लोगों को अब ये समझ नहीं आ रहा है कि आगे उनका परिवार कैसे चलेगा। इस मसले को लेकर अब विपक्ष के तेवर भी तल्ख हो गए हैं। विपक्ष सरकार से आगे की रणनीति को लेकर सवाल पूछ रहा है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया, कल विश्व साइकिल दिवस के मौके पर साइकिल कंपनी एटलस की गाजियाबाद फैक्ट्री बंद हो गई। 1000 से ज्यादा लोग एक झटके में बेरोजगार हो गए। सरकार के प्रचार में तो सुन लिया कि इतने का पैकेज, इतने MOU, इतने रोजगार, लेकिन असल में तो रोजगार खत्म हो रहे हैं, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं। लोगों की नौकरियां बचाने के लिए सरकार को अपनी नीतियां और योजना स्पष्ट करनी पड़ेगी। दरअसल एटलस कंपनी ने कर्मचारियों से कहा है कि अब कंपनी कच्चा माल खरीदने की हालत में नहीं है, इसीलिए कंपनी ने ले ऑफ का फैसला किया है, जिसके चलते कंपनी अपने कर्मचारियों को आधी तनख्वाह देगी, लेकिन कर्मचारी कंपनी से पूरा हिसाब एक बार में करने की मांग कर रहे हैं। बता दें, इससे पहले भी एटलस कंपनी के 2 प्लांट बंद हो चुके हैं। अब देश में बेरोजगारी की समस्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। देखना होगा मोदी सरकार इस दिशा में अब क्या कदम उठाती है। भारतीय रिजर्व बैंक ने स्वास्थ्य मुसीबत के दौरान लागू की गई पूर्णबंदी के बीच 27 मार्च को एक सर्कुलर जारी कर 3 महीने के लिए लोन की EMI देने से छूट यानी मॉरेटोरियम का ऐलान किया था। 22 मई को RBI ने इस मॉरेटोरियम अवधि को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है, लेकिन जब मॉरेटोरियम अवधि के दौरान की EMI पर ब्याज माफी की मांग की गई है तो केंद्रीय बैंक विरोध में उतर आया।
मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई। याचिका में कहा गया, पूर्णबंदी के दौरान बैंकों की ओर से किश्त अदायगी में छूट तो दी गई है, जो कि बाद में चुकानी पड़ेगी, लेकिन किश्तों के बाद में जमा करने की छूट देने के नाम पर बैंक अपने ग्राहकों से किश्त बाद में अदा करने तक की अवधि पर चक्रवर्ती ब्याज वसूल रहे हैं, जिससे ग्राहक पर और आर्थिक बोझ पड़ेगा। कामकाज बंद होने के चलते इस अवधि में लोन पर बैंक के ब्याज को माफ किया जाना चाहिए। इस मांग का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट में आरबीआई ने हलफनामा दाखिल करते हुए कहा, लोगों को 6 महीने तक ईएमआई अभी न देकर बाद में देने की छूट दी गई है, लेकिन इस अवधि का ब्याज भी नहीं लिया गया तो बैंकों को 2 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होगा, जिससे बैंकों की वित्तीय स्थिति खराब हो सकती है। आरबीआई के हलफनामे के बाद आज सुनवाई के दौरान सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्रीय वित्त मंत्रालय से जवाब तलब किया है। कोर्ट ने वित्त मंत्रालय को 1 हफ्ते के भीतर जवाब देने को कहा है। वहीं अब मामले में अगली सुनवाई 12 जून को करने का फैसला किया है। ऐसे में अब वित्त मंत्रालय क्या जवाब देता है और कोर्ट क्या फैसला सुनाता है, ये देखना होगा। फिलहाल की खबरों में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। लगातार खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।